हेलो गाइज, वेलकम बैक। अब गाइज बोलो या भैंस मुझे नहीं पता। ये हमारा क्लास 10th का पॉलिटी बुक, जिसको कभी कभी लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस भी। इस चैप्टर का यानी उस बुक का पहला चैप्टर। आपको कुछ समस्याएं हो सकती है। उसमें से पहला आप बोलोगे काफ़ी छोटा राइटिंग है, तो हाँ बिल्कुल छोटा ही है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बोर्ड है नहीं, इसलिए छोट लिखेंगे तभी तो काम चलेगा ना। दूसरी समस्या आपको लगेगा ये बिल्कुल पीला पीला लाइट है। आपको पढ़ने से मतलब है, ना कि पीला लाइट से। और मेरे ख्याल से कोई समस्या होगी नहीं। मैंने यहाँ पे अलग लिखे हैं, आपको एक PDF नोट्स बेस का मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हो। और इसमें मैंने नोट्स से थोड़ा सा अलग मैंने लिखा है, तो आपको मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा, तभी आप समझ पाओगे। थोड़ा बहुत देख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लास्ट में आपको नोट्स ही मिल जाएगा। शुरू करें तो अच्छा, मेरे ख्याल से एक समस्या 2 महीने हमारे पास सिर्फ वक्त बचा है ना, तो 2 महीना हम जितना हमसे हो पाए मैं कोशिश करूँगा। और यह आप मान लो सिर्फ क्रैश कोर्स टाइप का ही है, तो 2 से 3 सेशन में मैं कोशिश करूँगा एक चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। NCERT का जो भी क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर है मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मेरी बात का बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। तो पहले हम शुरू करते हैं सिविक्स। कुछ लोग बोलता है सिविक्स, कुछ बोलता है पॉलिटिकल साइंस। पहले हमें ये तो समझना होगा ना आखिर सब अंतर क्या है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश लेके हैं, दिख रहा है ना, एक सेकेंड, मुझे लगा शैडो आता होगा। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नहीं, बुक का नाम है पॉलिटिकल साइंस। आपको पता है ना, साइंस का मतलब सिंपल होता है कि टू नो बिहाइंड द रीजन ऑफ वाई। इसका मतलब क्यों के पीछे जानने का वजह, मतलब क्यों के होने का पीछे का वजह। नहीं ये बात समझ में ना, कोई बात नहीं, सिंपल समझिए। पॉलिटिकल साइंस का मतलब सिंपल ये होता है कि कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी राज्य हो, वो चलता कैसे है, उसके पीछे का साइंस क्या है, देश अपने आप को कैसे चला पाता है, इसको बोलते हैं हम राजनीति शास्त्र, ठीक है ना। और इस देश में लोग भी तो होंगे ना, जब लोग होंगे तो लोग को नाम देंगे नागरिक। लोग का नाम नागरिक नहीं है, लोगों को बोलते हैं नागरिक, उसके मतलब ग्रुप को बोलते हैं। तो जब उस देश के सिर्फ लोग के बारे में बात करेंगे तो उसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। तो यह पूरे देश के बारे में बात करते हैं कि देश चलेगा कैसे। तो क्या देश के तो हम लोग हिस्से हैं ना, इसलिए पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा बन जाता है सिविक्स। तो लोग समझता है सिविक्स एक बड़ा सा बुक हो गया। पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है सिविक्स, जिसमें सिर्फ नागरिक के बारे में बात करते हैं कि ठीक वहाँ के जो भी लोग हैं उसके अधिकार के बारे में, कि ठीक है उसके पास क्या क्या राइट्स मिले हैं और उसका ड्यूटी क्या क्या बनता है, कि ठीक है देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। और अगला हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन। जब देश में रहेगा नागरिक तो उसके लिए कुछ तो नियम बनाया जाएगा ना, हमारा अधिकार कहीं तो कहीं लिखा होगा। तो जिस बुक में लिखा होता है ना, उस बुक का नाम है संविधान। तो देश के बारे में क्या पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, उसका एक ब्रांच है सिविक्स, जिसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र। इसमें पढ़ते सिर्फ नागरिक के बारे में, और जो भी नियम लिखे गए हैं उस किताब को बोलते हैं संविधान। एग्जाम्पल समझो आप, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी बेसिकली जितना भी जिंदा चीज़ है ना उसके बारे में पढ़ाई को बोलते हैं बायोलॉजी। उसी का एक हिस्सा हमारा कहलाता है जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी। कई ढंग का स्टडी होता है हमारा उस बायोलॉजी में। तो ये हमारा बड़ा उसी का टुकड़ा ये, और नियम का किताब ये। मेरी बात समझ गए ना। तो अब बात करते हैं आखिर ये तंत्र क्या है, शासन। अब सिंपल समझो, आपके पेरेंट्स आपके रियल में ना आप पे रूल ही कर रहे हैं ना, वो जो बोलेंगे आप वही करोगे। तो मेरे कहने का मतलब जो व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, अच्छा कैसे चढ़ जाएगा, मेरे कहने का मतलब सिंपल ये हुआ, एक कोई देश है ना, उसमें कई सारे लोग हैं, तो कई सारे लोग को संभालने के लिए एक व्यक्ति तो आएगा ना जो बोलेगा हम तुम सबका देख रेख करेंगे। देख रेख करने के लिए उसको कुछ तो पावर देंगे ना, तो पावर दिए, अब जाके हमारा रखवाली कर रहा है, जो भी करे हमारा बॉस बन के बैठा है ना, उसको बोलते तुम हम पे रूल कर रहे हो, शासन कर रहे हो। तो शासन करने का मेरे पास 3 तरीका है, 3 से बेसी भी होता है। हम अभी सिर्फ आप 3 जानिए। एक होता है राजतंत्र, जिसको बोलते हैं मोनार्की। पहले के ज़माने में राजा लोग बैठते थे सिंहासन पे, बाकी सब चेला चटिया जो भी नागरिक लोग हैं आराम से प्रजा, जिसको बोलते हैं आराम से राज में बैठेगा। अपना कंट्री राजा खुद से मैनेज करता था। अभी सिस्टम ख़त्म हो गया। हमारे दुनिया में अभी भी कई सारा ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको राजा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब अगला हमारा होता है लोकतंत्र, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, जो हमारा इंडिया है। इसमें जनता बोलती है कि हम किसी राजा को नहीं बैठाएंगे, हम अपने पसंद का नेता चुन के भेज देंगे दिल्ली में, वो जाके बैठेगा, हमारा रखवाली करेगा। इसको बोलते हैं लोकतंत्र। तंत्र का मतलब शासन करना, अंग्रेजी में इसको रूल बोलते हैं। जब करेगा शासन राजा तो उसको बोलेंगे मोनार्की यानी राजतंत्र। जब करेगा लोग खुद से तो उसको बोलेंगे लोकतंत्र, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। और एक होता है तानाशाही। किंग जोंग उनका नाम सुने हो नॉर्थ कोरिया में। अब मान लेते हैं हम किसी व्यक्ति को भेज दिए हैं दिल्ली में, बोलेंगे ठीक है तुम जाके रूल करना। अब उसका नीयत बदल गया, किसी न किसी तरीके से
इस संविधान में बदलाव कर दिया। अब वो बोलता है कि ठीक है, अब हम इंडिया के राजा हैं, हम जो करेंगे वही होगा, हमारी मर्जी चलेगी। इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। इसमें जनता को काफ़ी समस्या झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको, वो जिसको पावर दिया ना, वो लोग ही सठिया गए, बिल्कुल उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, वो जनता को परेशान कर रहा है। अब ये जैसे हिटलर जर्मनी का, नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग उन, तो वो जनता को परेशान करता है, उसकी जो मर्जी हो। कॉपीराइट तो नहीं, स्ट्राइक, कॉपीराइट पता नहीं। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं आपके बुक का चैप्टर जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप इन डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में साझेदारी। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? अच्छा, ये चैप्टर का नाम यहाँ पे है, ठीक है। इसका चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। सिंपल समझिए इसका मतलब पार्टनरशिप इन डेमोक्रेसी। अब ये पार्टनरशिप क्या होता है? मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, क्या एक व्यक्ति अपने मन से एक कंपनी चला पाएगा? बिल्कुल नहीं चला पाएगा। तो क्या बोलेगा? अपने दोस्त को बुलाएगा या अपने रिश्तेदार को बोलेगा, एक काम करते हैं, हम दोनों बनते हैं पार्टनर और दोनों मिल के चलाएंगे। क्या लोकतंत्र में क्या एक नेता जाके चला लेगा देश? बिल्कुल नहीं चलेगा। 500 नेता जाएंगे तो भी नहीं चला पाएगा। इसलिए कहता है कि लोकतंत्र में इंडिया का एक एक नागरिक उसमें बनेगा पार्टनर, तभी जाके देश चलता है। आज हमारे पास अधिकार है, हम चाहे तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। धक्का देकर नहीं गिराते हैं, उसका सीट छीन लेना ही गिराना हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में हर एक लोग की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। पता, मुझे लगा थप्पड़ चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो क्या बोल पाएंगे अर्थ को? जनता का लोकतंत्र में शामिल होना, इसी को तो बोलेंगे साझेदारी। और अगर वो शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब हो जाएगा भेदभाव। कैसे होगा वो आगे की बात है। ला, अब इस चैप्टर में हमने जहाँ तक 31 पेज का आपका चैप्टर है, ये पहला चैप्टर, हमने उसमें टॉपिक देखे तो 1, 2, 9। अगर 9 टॉपिक को अच्छा से समझ गए ना, आपका चैप्टर अच्छा से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो आपका क्वेश्चन है ना, वो मैं करवा भी दूंगा, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको देख भी सकते हैं, अदरवाइज मैं खुद से करवा भी दूंगा, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक का नाम है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। द्वंद्व का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबका सोच अलग अलग है। आप अलग सोचते हो, मैं अलग सोचता हूँ। क्या मेरा सोच आपसे मिलना जरूरी तो नहीं है ना? हो सकता है हम सरकार की बात ना माने। इसी को तो बोलते हैं द्वंद्व चल रहा है। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, सरकार कुछ कर रही है, मेरी इच्छा कुछ और है, उसकी इच्छा कुछ और है। इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्शन, या आप कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं हमारे डेमोक्रेसी में। आवाज़ साफ साफ तो आ रही है ना? एक सेकेंड। चलिए, तो बोलेंगे हम लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का मतलब लोकतंत्र में हो सकता है हमारे लोगों के बीच विचार अलग अलग हो, सोच अलग अलग हो, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। 2 टॉपिक तभी खत्म कर लेंगे। अगला हमारा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन। जैसा जैसा वर्ड है ना, सुन के अजीब लगता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के स्वरूप, यानी जो हमारा डेमोक्रेसी है ना, उसका जो सिस्टम है हमारे इंडिया में, उसमें सामाजिक विभाजन। अब ये क्या होता है? सामाजिक मतलब समाज में, विभाजन मतलब टुकड़ा। आपको पता है ना, हमारे समाज में आपको लगते हैं कि लोग शामिल हैं, आपको लगते हैं कि लोग ठीक है सब इकट्ठा रह रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियल में। समाज में ग्रुप वाइज लोग बट गए हैं ना, बिल्कुल। इसी को बोलते हैं विभाजन, जिसको आप लोग जात पात बोलते हो, धर्म बोलते हो, समुदाय बोलते हो, भाषा बोलते हो, जेंडर बोलते हो, जो भी है। मेरे कहने का मतलब, क्या हमारे डेमोक्रेसी में डिवीज़न है? बिल्कुल है। सोसाइटी में डिवीज़न? बिल्कुल है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे सामाजिक भेदभाव। अगर विभाजन है तो भेदभाव होना तय है ना, हर हाल में होगा विभाजन में भेदभाव भी। तो भेदभाव पढ़ेंगे। और विभिन्नता की उत्पत्ति क्यों होता है ऐसा, हम ये भी देखेंगे। मतलब फिर विभिन्नता और विभाजन में अंतर, हम कम से कम 1, 2, 3 टॉपिक यहाँ तक का कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना ही जगह बचा हुआ था, ठीक है। और इससे आगे देखेंगे। और क्या जाति का कोई फ़र्क पड़ता है राजनीति पे? बिल्कुल पड़ता है। नेता लोग बोलता है तुम मेरे जात को हो, मुझे वोट दोगे, इस तरीके से होता है मैनेज। तो जाति को तो बड़ा मुद्दा बनाया जाता है इलेक्शन में। अगला हमारा है सामाजिक विभाजन के 3 प्रमुख तत्व। आखिर क्या ऐसा वजह है कि जो हमारा समाज बिल्कुल बंट जाता है? 3 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ा नहीं होगा। फिर पढ़ेंगे धर्म के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में, राजनीति मतलब वही क्या इसको बोलिएगा, पॉलिटिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारा जो इंडिया क्या कहता है कि ये किसी एक धर्म का देश नहीं है। इसका मतलब हम लोग सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब इसमें कोई खास धर्म नहीं, इसमें हर एक धर्म के लोग रह सकते हैं और सब बराबर हैं। मैं स्पीड बोल रहा हूँ ना शायद। उसके बाद लैंगिक मसले। लैंगिक कहने का मतलब जेंडर, पुरुष महिला में भेदभाव, ये सब पढ़ेंगे। और राजनीति,
क्या इसका फ़र्क पड़ता है पॉलिटिक्स पे? बिल्कुल पड़ता है। आप देखिए ना, 500-600 नेता जो भी हैं हमारे लोकसभा में, साढ़े 500 ना 545 जो भी है लोकसभा में, उसमें से क्या वो महिला है? कुछ तो हुआ ना भेदभाव। इसके बारे में जानेंगे। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या महिला हमारे पॉलिटिक्स में गई हैं? बहुत कम गई हैं। कम गई तो क्यों गई हैं, उसके बारे में जानेंगे। और 9 पढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर। क्या शुरू कर सकते हैं? मैं थोड़ा टाइम देखता हूँ कितना वक्त बीत गया है। ओह चलिए कोई बात नहीं। तो पहला हमारा टॉपिक है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। द्वंद्व का अंग्रेजी होता है कन्फ्यूजन। एक वर्ड सुना ना, विरोधाभास, यानी हमारा सोच में जो टकराव है ना, उसको बोलते हैं द्वंद्व। हमारे समाज में और लोकतंत्र में भी द्वंद्ववाद है ना। हमारे पूरे देश की बात करें तो भी देखिएगा ना, कुछ भी सरकार कर लेगी ना, कुछ लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही कर रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर वो बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। सबका अपना अपना सोच होता है ना, कुछ तो वजह रहा होगा जो बोला होगा ठीक गलत है। इसका मतलब हमारे देश की जब बात करें तो सबका सोच अलग अलग, सबका काम करने का तरीका अलग अलग। इसका मतलब हमारे देश में भी क्या है, द्वंद्व वाला भावना है, यानी द्वंद्ववाद है। हमारे समाज में, हमारे एक ही समाज की बात करते हैं, एक ही वार्ड की बात करते हैं, क्या जितने भी 100 लोग हैं, क्या सबका सोच अलग अलग है? नहीं। क्या सबका सोच सेम है? बिल्कुल नहीं, सबका अलग अलग। इसलिए हम बोलते हैं कि समाज में भी और हमारे पूरे देश यानी पूरे लोकतंत्र में भी द्वंद्ववाद का फीलिंग्स, एक भावना है अभी भी। इसका वजह क्षेत्र, यानी तुम किस जगह के हो उसको बोलते हैं। भाषा, कौन सी भाषा बोलते हो, लिंग, जाति, धर्म, अमीरी, गरीब, ये सब वजह है जहाँ आप महसूस कर सकते हैं कि हम लोगों में क्या है, एक कॉन्फ्लिक्शंस का भावना है। इसका एक एग्जाम्पल आप मुंबई का ले सकते हैं। देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसको नोट कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव में। सरकार क्या करती है, बहुत सारा बनाती है, सरकार क्या करती है, बहुत सारा बनाती है ग्रुप। उसका काम ये होता है कि जगह जगह पे जाके सर्वे करे। क्या सरकार दिल्ली से खुद से उठ के आएगी गाँव घर में घुस के, ठीक है हम पता कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या वो नल है, क्या वो चापाकल है, क्या वो गाड़ी है, पूछ नहीं पाएगी ना। तो सर्वे करवाने के लिए, मतलब पूछताछ करवाने के लिए लोगों का बनाती है ग्रुप। उसी में से एक ग्रुप का नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसका काम ये था कि कोई राज्य के बारे में या कोई जगह के बारे में देखे कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, फिलहाल क्या क्या उसका कंडीशन है। सर्वे करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये सर्वे क्या था, महाराष्ट्र का। आपको पता है ना, महाराष्ट्र हमारे देश का एक राज्य है। कहाँ है? गुजरात के बगल में। तो क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र, राजधानी क्या है? मुंबई। तो ये लिखे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जो वहाँ के लोग हैं ना, वो बोलते हैं मराठा भाषा, तो लोग कहलाता मराठी। जैसे केरला, तो केरला के लोग केरली नहीं कहलाएंगे, उसका भाषा मलयालम है। तो कह सकते हैं ठीक है, मलयालम कैसे बोले उसको, कोई बात नहीं। तो मलयालम उसका लैंग्वेज है, केरल के लोग हैं केरलवासी, और वैसे मराठा उसका लैंग्वेज है, और उस लोग को बोलते हैं मराठी भाषा। और काफ़ी डेवलप है मुंबई में। देखिए ना, बॉलीवुड है, दुनिया के मतलब इंडिया के अमीर लोग सब वहीं पर रहते हैं। इंडस्ट्री काफ़ी वहाँ पे काफ़ी विकसित है। जब काफ़ी डेवलप एरिया होगा तो अभी सी बात है, जो बाहर के गरीब राज्य हैं, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब के लोग जाएगा ना कमाने के लिए पैसा मुंबई में। जब वहाँ पे गया तो उस लोग को खूब कोटा गया। हमारे बिहारी भाइयों को भी खूब कोटा गया था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आप पढ़िएगा उसमें। बिहार खुद अपने बुक में लिखता कोटा का गए, सही बात भी है। तो यहाँ पे पता क्या हुआ था, प्रवासी यानी कि बाहर के जो राज्य के लोग हैं वो मुंबई में आया करते थे काम करने के लिए, खास करके यूपी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। इतना जब लोग जाएगा तो अब बेसिक और डेवलप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यह भारत की वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल। इसका मतलब आप यूँ मानिए जैसे दिल्ली है भारत की राजधानी, और पैसे के मामले में भारत की राजधानी मुंबई को कह सकते हैं। बस देश चलेगा दिल्ली से, पैसा होता मैनेज मुंबई से, इतना पैसा मुंबई के पास है, ठीक है ना। समस्या ये हुआ था कि ठीक है मराठा की जनसंख्या बढ़ा, ये कौन बोला था, यही बोला था। हुआ ये था कि जब ये लोग गए थे ना काम करने के लिए, तो हिंदी और मराठा लोग के बीच लड़ाई हो गया था। लड़ाई क्यों हुआ तो वो आपको नहीं जानना है, ठीक है ना, मारपीट बस हो गया था। तो समझिए यूपी बिहार के लोग यानी ये सब हिंदी भाषी लोग हैं, और वहाँ पे मराठा, समझिए वो लोग भाषा देख के लड़ गया। वजह जो भी रहा हो, तो उस लोग के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। अब क्या उसको कभी जात पूछा होगा कि तुम किस जात के हो? इसका मतलब तुम सिर्फ वहाँ से आए हो इसलिए तुमको कूट देंगे। इसलिए कहते हैं कि क्षेत्र का भी बहुत फर्क पड़ता है कॉन्फ्लिक्शंस में, ठीक है ना, कि तुम कहाँ से आए हो इस तरीके से भी तुम्हारे साथ भेदभाव होगा। भाषा, कौन सी भाषा बोलते हो वहाँ भी होता है भेदभाव। देखिए ना, आरआरबी बोलते हैं रेलवे
रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसका काम है रेलवे का एग्ज़ाम लेना। कर्नाटक का जगह है मैसूर। जब मैसूर में गया था बिहार का बच्चा लोग एग्ज़ाम देने के लिए, खूब कोटा गया वहाँ पर भी। क्या भाषा देखिए, उसका भाषा अलग है, हमारा भाषा अलग है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जगह चेंज हुआ, क्षेत्र, भाषा, उसके वजह से हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट, हो गया ना द्वंद्ववाद। जेंडर, क्या हम लोग महिला पुरुष देख के भेदभाव नहीं करते हैं? तो वहाँ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं लिंग के अनुसार भी आप भेदभाव करते हैं, आप भी और अल्टीमेटली इंडिया के लगभग लोग, जाति के नाम पर भी, धर्म के नाम पर भी और अमीरी गरीबी, ये सब देखे अल्टीमेटली हमारे समाज में लोग बट भी जाते हैं और द्वंद्ववाद का भावना भी जगता है। जब आप किसी एक को दबा दोगे तो उसका सोच तो आपसे अलग होगा ना, हो सकता है आपसे नफरत करना शुरू कर दे। अल्टीमेटली उसका सोच हमसे अलग है तो द्वंद्ववाद है। पल्ले पर यहाँ तक मेरी बात। और असम में भी बिहारी को खूब पीटा गया था। ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना। अब ये कहते हैं क्या इसके अलावा भी कोई उपाय हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, द्वंद्व के पीछे वजह कुछ भी हो सकता है, चाहे भाषा हो, क्षेत्र हो, लिंग हो, कुछ भी वजह हो सकता है हमारे सोच को अलग अलग दिखाने का, या फिर कह सकते हैं भेदभाव करने का, ठीक है ना। और यह द्वंद्ववाद हमारे देश में है, अभी भी है। आप इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये सब जब ऐसे होगा तो हो सकता है ना एक तबके के लोग नाराज़ हो जाए, गुस्सा भी आएगा ना कि ठीक है मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, हमको टॉर्चर किया जा रहा है, हम बिहार के हैं, गए काम करने के लिए, हमको भगा दिया गया। जबकि महाराष्ट्र और यूपी खुद इंडिया का ही है ना, सब तो हमारा पार्ट है ना इंडिया का, तो भी झगड़ रहे हो। इसलिए संविधान में यानी इसी किताब में हमको कुछ अधिकार भी मिला है ना, अधिकार तो लिखा है और उस अधिकार को सुरक्षा देने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। मेरी बात समझे यहाँ तक? वेट, तो मैं ये कह रहा था संविधान कहती है हमारा, यानी ये बुक कहते हैं कि जो हमारे नागरिक है ना, समस्याएं हो सकती, इतना होता भेदभाव, तो हम क्या करते हैं एक कुछ अधिकार लिख देते हैं, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जिसके बिना एक आदमी का जीवन बदतर हो जाए। कल्पना कीजिए आपको घर में बंद कर दिया जाए, निकलना मना, आपका मौलिक अधिकार छिन गया है, घुर के मर जाओगे, ये हाल हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार जिसके बिना आदमी और जानवर में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं। तो सरकार संविधान हमको अधिकार दी है ना, तो उस अधिकार में कई सारा लिस्ट लिखा हुआ है कि ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, उसको बोलते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 19 में और 15 में हमें कुछ अधिकार मिले हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमारी मर्जी है कहीं भी घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 में इस बुक में लिखा गया है। अब सोचिए जब बिहार के लोग गए थे मुंबई में घूमने के लिए या काम करने के लिए, इसमें ये भी लिखा है कि आप कहीं पे बस सकते हैं, कहीं पे ज़मीन लेके बस सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं और कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं। तो तुम क्यों मारे? क्यों हुआ समस्या? नेता लोग कुछ भड़काऊ भाषण वहाँ पे दे दिया था। अब मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर 19 अब हो जाएगी समस्या, भौंप बजना शुरू हो चुका है। सी यू सून। वेलकम बैक। तो मैं ये कह रहा था, अब मैं भूल भी गया मैं क्या कह रहा था, कहाँ पे था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 कहता है कि आपके पास अधिकार है स्वतंत्रता का, आप कहीं पे घूम सकते हैं, बस सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी समस्या होती है ना। और आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर आप किसी ढंग का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अधिकार मिला है कि इसको थोड़ा सा समस्या कम किया जाए, इसके बावजूद भी होती है ना। इसलिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जब भी तुम्हें कोई समस्या हो, एक सेकेंड, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब भी तुम्हें कोई समस्या हो चुपचाप तुम मेरे पास आ जाना, और जिस लोग मतलब जो लोग तुमको परेशान किया ना उसको हम कोर्टवा देंगे, जेल है ना हमारे पास। इसलिए संविधान कहती है कि आपके पास भैया कोर्ट खोल दिए हैं। जब भी आपके साथ कोई भी समस्या हो, द्वंद्व वाला भावना हो, अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आप वहाँ पे जाइए, मौलिक अधिकार वाला केस कीजिए और उसके बाद निपटारा हो जाएगा। चलिए देखते हैं आवाज़ कितना कटता है। अब हमारा एक टॉपिक बचा था, हमारा 2 और 3 को हम मर्ज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 2 और 3 को देखिए, एक होता है सामाजिक विभिन्नता, एक होता है सामाजिक विभाजन। विभिन्नता कहने का मतलब डिफरेंस, अंतर। अब देखिए
अगर हम एक गांव की बात करते हैं, एक जिला की बात करते हैं या एक देश की बात करते हैं, क्या सब लोग सेम हैं? सबका सोच अलग अलग, सब अलग जात के हैं। मैं इस सब में नहीं मानता हूँ, लेकिन जो है सो जान लीजिए, अलग जात के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग संप्रदाय के हैं, क्या क्या बोलते हैं, लिंग अलग है, भाषा अलग है, जन्मस्थान अलग अलग है। सब लोग में जो एक अलग अलग बन गया डाइवर्सिटी, उसको बोलते हैं सामाजिक विभाजन, सॉरी विभिन्नता उसको बोलते हैं। यानी हमारे समाज में विभिन्न ढंग के लोग हैं, अलग भाषा के हैं, अलग जात के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग क्षेत्र के हैं, इसको बोलते हैं सामाजिक विभिन्नता। अगर ये सब लोग में मनमुटाव हो गया तो अब बोलेंगे अब समाज बंट गया ना, उसको बोलेंगे सामाजिक विभाजन। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये हुआ, मान लेते हैं अभी एक समाज में 10 ढंग के लोग रहते हैं, जिसमें से अलग अलग जात के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग भाषा के हैं, लेकिन हो सकता है वो लोग मिल के रहें, हो सकता है ना। अभी सामाजिक विभिन्नता है लेकिन सब लोग मिल के रह रहा है। अब एगो नेता या चुनाव जीता, कुछ भड़काऊ भाषण दे दिया, हो सकता है उस लोग में फिर से लड़ाई हो जाए, अब लोग बंटना शुरू हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं सामाजिक विभाजन। यानी कि अब सामाजिक टुकड़ा होना शुरू हो गया। तो विभिन्नता सिर्फ लोग अलग अलग होना, और विभाजन करने का मतलब लोग में टुकड़ा बट जाना। यानी कि अब वो बोलेगा हम तुमसे बात नहीं करेंगे, वो बोलेगा हम तुमसे अलग रहेंगे, वो बोलेगा हम उस नेता को चुनेंगे। यही तो उठाता है फायदा नेता लोग, वो तो चाहता है ऐसा हो जाए। तो सामाजिक विभिन्नता हमारा है, इसलिए बोलते हैं ना इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। यानी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विभिन्नता में एकता। हमारे देश में कई ढंग के लोग हैं और तू भी रहते हैं मिलजुल के। और सरकार मत बोलिए अभी फिलहाल, और नेता लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उसमें विभाजन हो जाए कभी कभी, ताकि वो इलेक्शन के वक्त फ़ायदा उठा सके। अभी भी देखिएगा बहुत सारे नेता लोग ऐसा है ना जो जात के नाम पे जीत जाता है, इतना मतलब जाहिल लोग भी होता है कि चुन लेता है। अब क्या बोले, चलिए। तो सामाजिक विभिन्नता, समाज में विभिन्नता पाया जाता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जेंडर, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा। और विभाजन समाज का बट जाना, लोगों में मनमुटाव हो जाना, लोगों में भेदभाव शुरू हो जाना, लोग अलग रहना शुरू कर देते हैं, लोग अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। अब क्या इसके स्वरूप अलग अलग है ना, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग है। काला गोरा, क्या इसमें नहीं होगा भेदभाव, ऑब्वियस सी बात होगा। अच्छा पता है एक और होता है हमारा वर्ण व्यवस्था, जैसे आप पढ़े ना श्रम विभाजन, क्षेत्र, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, ये सब भी तो हमारा एक कहीं न कहीं दिखाता है ना सामाजिक विभाजन को। अभी तो है मराठा, देखिए भाषा के नाम पे मराठा, हिंदी जो भी है, यहाँ भी समस्या होता है ना। पता आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के नाम पे राज्य से अलग हो गया और बोला हमको अलग राज्य बनाइए क्योंकि हम तेलुगु बोलते हैं, और तमिलनाडु तमिल बोलता है। समझिए भाषा के नाम पे वो राज्य बट गया था। यानी विभाजन भाषा के नाम पे भी हो सकता है, महिला पुरुष के नाम पे भी हो सकता है, धर्म के नाम पर भी हो सकता है। धर्म के नाम पे तो पाकिस्तान बन गया है ना, इसलिए कहते हैं सामाजिक विभाजन। भाषा के नाम पर भी काला गोरा क्यों नहीं होगा, अमेरिका इतना डेवलप है ना, तो पता है ना अमेरिका में अभी भी काला गोरा का भेदभाव चलता है। हाँ ऐसा भी होता है। और अमीर गरीब तो आपको पता ही है, जाति धर्म ये सब समस्या है जिसको बोलते हैं कि सामाजिक विभाजन है। अब एक होता हमारा जन्मजात, अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही काला जन्मे, अब आया रे क्लियर। तो अब देखिए एक होता हमारा जन्मजात और एक होता हमारा लोगों के द्वारा। एक कोई व्यक्ति जन्म हुआ उसका काला फैमिली या फिर गरीब फैमिली, क्या उस लोग की कोई गलती है? लेकिन मिस्टेक से या फिर आप कह सकते हैं दुर्भाग्य से अब समाज उसको मान लेगा कि वो नीचा लोग है। ऐसा ही होता है ना, बात थोड़ा सा चुभने वाली पर सच तो ये है। तो हमारे समाज में एक व्यक्ति का जन्म अगर हुआ गरीब फैमिली में, या हो गया काला फैमिली में, या हो गया नीच जाति में, जिसको आप लोग मानते हैं अगर हैं तो लोग तो मानेगा ना वो अलग है। क्या वो व्यक्ति खुद से चुनाव किया था कि हम जन्मे उस फैमिली में? नहीं ना। इसका मतलब वो जो विभाजन है ना वो जन्मजात है, वो शुरुआत से ही उसको मिल जाता है कि तुम अब समाज से अलग हो गए हो। और एक तो हम लोग करते हैं, यानी सामाजिक विभाजन दो तरीके से हो सकता है, या तो जन्म से ही हो जाए या तो समाज उसको मजबूर कर देगा कि भैया तो हमसे अलग हो। मुझे उम्मीद है मेरी बात यहाँ तक समझोगे, अगर ना समझोगे तो मुझे बताना, मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करके दे दूंगा। पहले पढ़ी मेरी बात, अब आवाज़ काफ़ी आ रही है, मुझे लगता नहीं कि इसमें अब कुछ कर पाऊंगा। ठीक, गुड नाइट, शुभ रात्रि।